सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं परीक्षा में आने वाले जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम पढ़ने वाले हैं जो है कुछ टिप्पणी के बारे में, जो कि जो है ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहले टिप्पणी में हम लोग देखने वाले हैं टिसाको अपक्रिया। टिसाको अपक्रिया जो है ये इसके पहले वाले बोर्ड पेपर में आ चुका है जो है, इसीलिए जो है हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो टिसाको अपक्रिया में क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का जो है एल्डोल संघनन कराया जाता है, और एल्डोल संघनन के पश्चात क्या होता है, एक नया यौगिक हमें प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर जो है एल्डिहाइड लिया है, यहाँ हमने लिया है RCHO, ARCHO। अब यहाँ हमने ARCHO लिया है और इसको जो है हमें AlO-C2H5 के होल थ्राइज की उपस्थिति में गर्म करना है। और जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो इसमें क्या होता है, ये H जो है इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर बन जाता है, पहले हम लोग बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन, और यहाँ पे हो जाएगा CH के साथ H जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा CH2। यहाँ हम लोग लिखेंगे CH2। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है O और C बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, O, और यहाँ पर लिखेंगे C, और यहाँ पर एक और O बचा हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे O, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, और बेंजीन है तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को जोड़ देते हैं। इस तरीके से जो है टिसाको अपक्रिया में क्या होता है, एल्डोल संघनन के फलस्वरूप क्या होता है, एक हमें नया यौगिक प्राप्त होता है, और इस तरीके से जो है ये रिएक्शन समाप्त हो गया। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं पार्किन अपक्रिया। पार्किन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को जो है एनहाइड्राइड, जैसे एसिटिक एनाहाइड्राइड एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, को जो है क्या करते हैं, सोडियम साल्ट की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, और इसमें हमें क्या होता है, असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने लिया एल्डिहाइड, क्योंकि कहा गया है इस अपक्रिया में एल्डिहाइड को एनहाइड्राइड, जैसे एसिटिक एनाहाइड्राइड, यहाँ पे हमने लिया एसिटिक एनाहाइड्राइड, इसको जो है सोडियम साल्ट की उपस्थिति में, या हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ से जो है H2 और O बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 और O बन जाएगा। यहाँ हम साइड प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे H2O, और यहाँ पे हमारे पास बचा है बेंजीन, और उसके ऊपर CH बचा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेंजीन, और इसके ऊपर CH है तो हमने CH लिखा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है CH, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड CH। फिर यहाँ पे है ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हमारे पास बचा है बेंजीन हो गया, CH था हमने CH लिखा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला हुआ है, H2O बना था, यहाँ बचा CH, हमने CH लिखा। अब बचा है COO और H, यहाँ हम लिखेंगे COOH, और प्लस हमारा क्या बनेगा, इधर हमारा बचा है CH3, C, और उसके बाद बचा है O और H। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, CH और O। इस तरीके से जो है पार्किन अपक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। अगला हम लोग देखने वाले हैं क्या, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हमें बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड को लेना है, और हमें क्या करना है, क्षारीय माध्यम में इसको गर्म करना है। अब जब इसको क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं तो होता क्या है, एक तो हमारा जो है एल्कोहल बनता है और दूसरा कोई अम्ल बनता है।
अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या बनेगा। तो सबसे पहले होता क्या है, जब इसको जो है क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं तो ये यहाँ से टूट कर जो है ये बन जाता है HCOONA। यहाँ बन जाएगा HCOO और Na। पहला कंपाउंड बनेगा HCOONA। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा देखते हैं। CH2 यहाँ पहले से है, एक H के साथ जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे CH3, और उसके बाद जो है यहाँ पे O है तो O लिखेंगे और H है तो H लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा CH3 और OH हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हमें क्या करना है। इसको बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड को जो है क्षारीय माध्यम में गर्म करना है। और जब इसको हम क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं तो इसमें होता क्या है, ये यहां से टूट जाता है, ये बन जाता है HCOONA। यहाँ हमने लिखा HCOONA। दूसरा कंपाउंड क्या बनता है CHHH, मतलब CH3, और O है तो हमने O लिखा और H बचा हुआ तो H लिखा। इस तरीके से जो है HCOONA और CH3OH प्राप्त होता है। इस तरीके से जो है कैनिजारो अभिक्रिया समाप्त होती है। अगला हम लोग देखने वाले हैं परासरण दाब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परासरण दाब क्या होता है। आपको पता होगा कि परासरण दाब जो होता है वह दाब जो किसी विलायक के परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि वह दाब जो किसी विलायक के परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बराबर CRT। क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT। आपने जो है एग्जाम में देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो है कैसे प्राप्त करें। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो है क्लोरोबेंजीन से जो है निम्नलिखित यौगिक को कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहला इसमें जो है हम लोग देखेंगे क्लोरोबेंजीन दिया गया है और हमें जो है क्लोरोबेंजीन से हमें प्राप्त करना है बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमें क्या प्राप्त करना है, बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से देखे हम लोग बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमें इसी से जो है बेंजीन को प्राप्त करना है। यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन प्राप्त करना है तो यहाँ पे अगर हम इसका जो है रिडक्शन करा दें, अपचयन करा देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करा देते हैं, इसका अपचयन करा देते हैं, तो यहाँ पे जो है बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl जो है H के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा HCl और ये हमारा बेंजीन बच जाएगा। यहाँ हमारा क्या बन गया, बेंजीन। कुछ लोगों को जो है इसमें लग रहा होगा कि जो है एक हाइड्रोजन बच गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग फार्मूले के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं C6H5Cl और प्लस जो है हमने ले लिया H2। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
एक HCl के साथ जुड़ गया है, तो यहाँ बन गया है HCl, और जो है दूसरा H जो है इस H के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया C6 और H6 बन गया, जिसे हम लोग जो है बेंजीन के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे जो है कि बेंजीन क्लोरोबेंजीन से हमें फिनाल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? फिनाल। तो क्लोरोबेंजीन से यहाँ हमें प्राप्त करना है फिनॉल। सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लिखेंगे क्योंकि उसी से हमें फिनॉल प्राप्त करना है। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, और फिनाल प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जल अपघटन। अब जब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये H जो है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में HCl, और उसके बाद ये OH जो है इसके साथ जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। तो यहाँ हम बेंजीन के ऊपर क्या लिख सकते हैं? OH लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया? फिनाल प्राप्त हो गया। इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम है फिनॉल। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखने वाले हैं जो है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुवीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन, और इससे हमें टॉलुवीन प्राप्त करना है। एक ही स्टेप में हम लोग देखते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप में भी हो सकता है। तो यहाँ एक स्टेप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ मेथेन के साथ अगर हम क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ClH के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो है बन जाएगा HCl, और उसके बाद CH3 जो है इसके स्थान पे जुड़ जाएगा, और इस तरीके से जो है बेंजीन के ऊपर जुड़ गया क्या? CH3, और ये बन गया हमारा क्या? टॉलुवीन। इस तरीके से हमें टॉलुवीन प्राप्त हो गया। अगला हम लोग देखेंगे कि जो है क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है एनिलीन। क्या बनाना है? एनिलीन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, और इससे हमें बनाना है एनिलीन। तो यहाँ पे जो है हम लोग अमोनिया के साथ क्रिया करा सकते हैं, NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl और H जो है मिलकर HCl बन जाएगा, और ये NH2 यहाँ पे बचा है क्योंकि एक H जो है Cl के साथ जुड़ चुका है, तो ये NH2 जो है बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। ये NH2 जो है कहाँ जुड़ जाएगा? बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। अगला हम लोग देखने वाले हैं कि क्लोरोबेंजीन से हमें डाइफेनिल प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन, और जो है यहाँ पर हम 2Na लिख देते हैं, और यहाँ पर एक और क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। 2 बार लिखने में समझ में ज़्यादा आता है, इसीलिए जो है हम इसको 2 बार लिख ले रहे हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है ये Cl Na के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला Cl Na के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा 2NaCl। और जो है एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो है ड्राई ईथर लेना है। यहाँ पे हमें क्या लेना है? ड्राई ईथर लेना है कैटालिसिस के रूप में, और इस तरीके से जो है साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा 2Na और Cl बन गया, और दोनों बेंजीन को हम आपस में जोड़ देंगे, दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे। एक बेंजीन ये हो गया, और एक बेंजीन ये हो गया। दोनों बेंजीन को आपस में हमने जोड़ दिया, और ये बन गया क्या? ये बन गया डाई फेनिल। इस तरीके से जो है हमें क्या प्राप्त हो गया? डाइफेनिल प्राप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्धायु काल का फार्मूला लगाएंगे। तो अर्धायु काल का फार्मूला होता है T/2 इक्वल टू 0.693 और अपान का K इक्वल टू, प्रथम कोटि की अवक्रिया का फार्मूला भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ कहा गया है इसी के माध्यम से हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपान कंसंट्रेशन ऑफ R। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे उतारते चलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे T/2, या एक काम करते हैं K को पक्षांतर कर लेते हैं, भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। K को यहाँ ले आते हैं और जो है 0.693 और T/2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा T/2 इक्वल टू, यहाँ दूसरा वाला फार्मूला क्या है, यहाँ है K इक्वल टू 2.303 अपान T, यहाँ लॉग है तो लॉग लिख लेंगे, बेस 10 के रूप में है, और R0 जो दिया गया है यहाँ जो है 100 रखेंगे, क्योंकि अगर प्रतिशत में दिया रहता है तो हमेशा हम लोग 100 रखते हैं। और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 99.9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, K से K को काट सकते हैं, काट देते हैं। यहाँ आ गया 0.693 अपान T/2 इक्वल टू, यहाँ पे मिल गया हमें 2.303 अपान का T, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 100, यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग 100, और अपान क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करते हैं 100 में से 99.9 घटा देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 0.1। अगले स्टेप पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0.693 अपान T/2 इक्वल टू 2.303 अपान का T लॉग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ जहाँ 100 था यहाँ हो जाएगा 1000। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखते हैं, 0.693 अपान T/2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2.303 और अपान का T, और जो है लॉग 1000 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3। कैसे होती है ये आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इनटू यहाँ हम लिख देंगे 3। कैसे होती है देखते हैं, यहाँ दिया गया है लॉग, यहाँ क्या दिया है, लॉग 1000, तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लॉग 10⁻3, और जो है आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला, लॉग m के पावर n इक्वल टू होता है n log m। इसका मतलब है जो है पावर जो होता है लॉग के आगे आ जाता है, तो 3 को हम लोग लॉग के आगे ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 3। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.693 अपान T/2 इक्वल टू, अब यहाँ जो है हम लोग 3 से इसमें गुणा करा देते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ हम 9 लिख लेंगे, और जो है 3 का 0 में गुणा करेंगे 0, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6.909। और इस तरीके से नीचे T दिया है तो नीचे T लिख लेंगे। अब एक काम हम लोग करते हैं कि जो है इसको 2 ही अंक लेते हैं, चाहे 2 ही अंक लेते हैं,
दशमलव के बाद 2 ही अंक लिया जाता है, तो यहाँ पे जो है ये हो गया। अब यहाँ क्या होगा, 0.69 है और यहाँ पर जो है 6.9 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा और t ऊपर चला आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे t इक्वल टू t अपान t बाई 2 इक्वल टू 6.9 अपान 0.69। अब यहाँ से हमें दशमलव हटाना है। एक काम करते हैं, यहाँ 0 को बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पहले से ही 0 था, और उसके बाद 2 अंक बाद दोनों में दशमलव है तो काट देते हैं। यहाँ हमारा आ गया t अपान t बाई 2 इक्वल टू 690 अपान 69। अब जो है इसको काटेंगे तो 10 बार जाएगा, यहाँ आ गया 10, और जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पहले तो लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे t अपान टी बाई 2, t अपान टी बाई 2 इक्वल टू 10। अब जो है इसका जब यहाँ पे गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 10 t बाई 2। इस तरीके से जो है हमारा प्रूव हो गया कि जो है इसे हमें 10 गुना सिद्ध करना था, यहाँ पे 10 गुना आ चुका है और इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो जो है हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, कैसे प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें में भी एक दो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, ये दिया गया है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल, इससे हमें मेथिल अल्कोहल बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है, ये होता है C2H5OH। अब अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H और OH निकल जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं H2O, और यहाँ पे हमारे पास बचा CH3CHO, यहाँ बचा CH3CH और O। उसके बाद फिर से हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। जब फिर से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पे जो है योगात्मक अपक्रिया होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब कम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COO और H बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, CH3 और COOH। अब हमें क्या करना है, इसका जो है रिएक्शन हमें NH3 के साथ, मतलब अमोनिया के साथ हमें कराना है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा बन जाएगा H2O। अब हमारे पास बचा क्या, CH3CO और NH2 बचा है, क्योंकि यहाँ से एक H निकल चुका है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, CH3CO NH2। हमारे पास बचा है CH3CO NH2। इसके बाद जो है हम लोग रिएक्शन जो कराएंगे, इसमें हमें लेना है ब्रोमीन लेना है, और ब्रोमीन के साथ साथ जो है इसका रिएक्शन जो है एल्कोहलिक कंपाउंड के साथ भी कराना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Br2, और प्लस का हमें लेना है एल्कोहलिक कंपाउंड में KOH या NaOH हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है ये बन जाएगा CO और O मिलकर जो बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CO2, यहाँ बन जाएगा CO2। और उसके बाद क्या होगा, CO2 बन गया, और जो है K जो है Br के साथ जुड़ जाएगा, KBr बन जाएगा। और जो है एक Br और बचा हुआ है, ये H के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा HBr। यहाँ पे क्या बन जाएगा, HBr। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये वो बनेगा CH3NH2। यहाँ पे बन जाएगा CH3NH2।
अब इसका रिएक्शन हमें जो कराना है, ये कराना है HNO2 के साथ। हमें किसके साथ रिएक्शन कराना है? HNO2 के साथ कराना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? HNO2, यहाँ पे लिखते हैं HNO2। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख देंगे तो सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा मुझे लगता है। HNO2 वही चीज लिखा गया है, HNOO, HNO2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें बनाना है मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ से क्या होगा, CH3 जो है इस OH के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ हमारा बन जाएगा CH3 OH बन जाएगा। और जो है साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होके बन जाएगा नाइट्रोजन गैस, N2 गैस बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास बचा है H2 और O बचा हुआ है। तो ये H2 और O आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और इस तरीके से जो है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल हमें जो है प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त करें एक और देख लेते हैं हम लोग। हमें प्राप्त करना है बेंजीन से एसीटोफिनॉल। ज्यादातर जो है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें लेना है बेंजीन। सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेंजीन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेंजीन। और अगर जो है बेंजीन का रिएक्शन जो है हम एसीटल क्लोराइड के साथ करा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा एसीटोफिनॉन प्राप्त हो जाएगा। तो एसीटल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3CO और Cl होता है। ये अभिक्रिया जो हमें करानी है ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में करानी है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लोग बेंजीन के एक हाइड्रोजन को प्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। अब ये क्या करेगा, एक H जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें HCl प्राप्त हो जाएगा और बेंजीन के साथ COCH3 जुड़ जाएगा। और बेंजीन के साथ क्या होगा, ये जो COCH3 दिया गया है ये जुड़ जाएगा और इस तरीके से जो है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोफिनॉन। हमें क्या प्राप्त हो गया, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन प्राप्त हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा दिया गया है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपने जो है ज्यादातर एग्जाम में देखा गया कि जो है ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए में एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है। अर्थात हमें क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड लेना है और उसका रिएक्शन हमें सोडियम एथॉक्साइड से कराना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं C2H5Br प्लस, फिर सोडियम एथॉक्साइड से हमें क्रिया कराना है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं C2H5ONa। अब इसका हमें रिएक्शन कराना है तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे ये जो है Na जो है Br के साथ जुड़ जाएगा और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा बन जाएगा NaBr। और उसके बाद हमारे पास बचा है C2H5O और C2H5। यहाँ हम लिख सकते हैं C2H5O और C2H5। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। ये इस तरीके से जो है ये हमारा रिएक्शन सॉल्व हो गया। अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए में कि क्लोरोबेंजीन जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे जो है दिया गया है क्लोरोबेंजीन। यहाँ हमने लिखा क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन हमें कराना है HNO3 के साथ, HNO3 के साथ। अब इस रिएक्शन को जो है बोलते हैं नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में क्या होता है, इसमें आर्थो और पैरा दोनों के कंपाउंड बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आर्थो के कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और जब पैरा के कंपाउंड बनाएंगे तो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ बन जाएगा H मिलके H2 हो गया और एक O मिल जाएगा, तो यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा H2O, और ये बन गया हमारा क्या, बेंजीन है तो बेंजीन बना लेंगे। उसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जोड़ लेंगे। यहाँ से जहां से हाइड्रोजन निकलता है अगले कंपाउंड को हम वहीं पे ऐड करते हैं, तो हमारे पास बचा है NO और 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आर्थो पे क्या जोड़ देंगे, NO2 जोड़ देंगे। और दूसरा कंपाउंड जो बनता है पैरा का बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरा पे आपको हाइड्रोजन प्रेजेंट किया हुआ दिखाया गया है। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, पहले कंडीशन में तो ये हो गया हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, दूसरे कंडीशन में हाइड्रोजन यहाँ से भी विस्थापित हो सकता है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होता है तो ये बन जाएगा H मिलके H2 और O, साइड प्रोडक्ट के रूप में हमने पहले से ही H2O लिखा है, साइड प्रोडक्ट सेम ही बनता है। अब क्या होगा, बस यही होना है इसमें कि जो है NO2 जो है ये जुड़ जाएगा कहाँ पे, पैरा साइड पे। पहले वाले में जुड़ा था आर्थो साइड पे और दूसरे वाले में जुड़ जाएगा पैरा साइड पर। अब जो है इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा जो होती है ये अधिक होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। इसकी लगभग 45% के आसपास होती है और इसकी जो है लगभग 55% के आसपास इसकी मात्रा होती है। और इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला टॉपिक अगला हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। यहाँ पे हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन हमें कराना है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। अब जैसे ही हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, इस रिएक्शन का नाम है सल्फोनीकरण। इस रिएक्शन का क्या नाम है, सल्फोनीकरण। इसमें भी आर्थो और पैरा के कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ से जो है हाइड्रोजन को हम यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, ये H और ये O मिलकर साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा H2O। और जो है हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन है तो बेंजीन बना देते हैं, ऊपर Cl लगा है तो Cl लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा बचा है H बचा है, SO3 बचा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है, तो यहाँ बचा है HSO3। यहाँ पे हम साइड प्रोडक्ट के रूप, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, HSO3 साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा H2O पहले से ही निकल चुका है। अब दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, दूसरे कंडीशन में ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेगा। H2O साइड प्रोडक्ट के रूप में पहले ही लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बेंजीन है तो हम लोग यहाँ बेंजीन बना लेंगे, ये हो गया बेंजीन। और ऊपर Cl लगा है तो यहाँ पे Cl लिख देंगे और नीचे क्या बन जाएगा, HSO3 यहाँ पे आर्थो पे जुड़ा हुआ है। अब की बार HSO3 जो है ये कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। और आपको बताया गया है अभी इसके पहले ही, आर्थो वाले की जो है मात्रा कम होती है और पैरा वाले की मात्रा जो होती है क्या होती है, अधिक होती है। आपको बताया गया ये लगभग 45% के आसपास बनता है और ये जो है लगभग 55% के आसपास बनता है। और इस तरीके से जो है सल्फोनीकरण का रिएक्शन जो है समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन की जलीय के OH के साथ हमें क्या करना है, 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन और इसको हमें KOH के साथ गर्म करना है, KOH के साथ। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर, यहाँ पे हमें गर्म करना है 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, सॉरी। और जो है वायुमंडलीय दाब जो दिया गया है ये दिया गया है 300 atm। और जो है बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है K और Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा KCl। और जो है बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा
फिनॉल बन जाएगा। और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे कि एथिल क्लोराइड को जो है जलीय KOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, और इसको जो है KOH के साथ हमें गर्म करना है। और जैसे ही KOH के साथ गर्म किया जाएगा, एथिल क्लोराइड है सॉरी, यहाँ पे C2H5Cl होता है, और ये K और Cl के साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में KCl बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। यहाँ C2H5 और जो है OH बन जाएगा, क्योंकि ये वाला OH इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। और इस तरीके से जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम, जो कि जो है छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम में जो है बता सकते हैं हम लोग कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय लिख सकते हैं या फिर विलायक भी लिख सकते हैं। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जो है इसके पहले कल अभी एक वीडियो डाला गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, राउल्ट का नियम जो है वो क्या होता है, P माइनस PS और अपान का P होता है इक्वल टू विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग चाई या X से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे चाई या X लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ लिख सकते हैं P माइनस PS और अपान का P और इक्वल टू यहाँ पे विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला लिख देंगे। हमें पता है क्या होता है, NB और अपान Na प्लस NB, ये विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला हो गया। और इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे जो है DDT के बारे में। आपको पता होगा जो है DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT का पूरा नाम होता है। और इसका उपयोग जो है मलेरिया और टाइफाइड फैलाने वाले मच्छरों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता था। और एक प्रयोग इसका और भी है कि इसका प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सेटजैफ रूल। सेटजैफ रूल में क्या होता है, इसमें हमें कोई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेना होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH ऐसे। अब इसमें क्या होता है, जब इसको जो है हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम गर्म करते हैं 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी हम लोग लिख लेते हैं। इसे हमें कितना गर्म करना है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन में से जो है वो अल्फा एल्किल समूह में से जो है हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है H2O। अर्थात हम लोग कह सकते हैं
कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, H और OH मिलके H2O बच जाएगा, यहाँ बचेगा CH2 और यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ हम लिख सकते हैं CH2 और यहाँ CH2, दोनों की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे और इस तरीके से क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। अगला हम लोग देखेंगे कुछ उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण। जैसे यहाँ पे लिखा गया है CrCl2En का होल ट्वाइज और उसके बाद जो दिया गया है Cl। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें धनावेशित लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो जो सबसे आगे होता है वो धनावेशित लिगेंड होता है, बाद वाला ऋणावेशित लिगेंड होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दो लिगेंड आए हुए हैं, En और Cl। अगर एक से ज्यादा लिगेंड किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में आते हैं तो वहां हम लोग अल्फाबेट ऑर्डर देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्लोरो C से स्टार्ट होता है और En को बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन। तो एथिलीन डाइअमीन E से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को लिखेंगे। तो यहाँ पे दुई क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो और En को हम लोग बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, लेकिन इसके नीचे दो लगा हुआ है तो इसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है बिस, इसके लिए यूज किया जाता है बिस। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एथिलीन एथिलीन डाइअमीन एथिलीन डाइअमीन। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है Cr को हम लोग लिखेंगे क्रोमियम, नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे क्रोमियम। और उसके बाद इस पर चार्ज तो है नहीं, देखते हैं, अगर चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड क्लोराइड। अगला हम लोग देखते हैं CsFeCl4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले को लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं धनावेशित लिगेंड। तो Cs है, इसका नाम होता है सीजियम, इसका नाम क्या होता है, सीजियम, हमने लिखा सीजियम। और जो है 4 क्लोरीन है, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं टेट्रा, यहाँ हम लोग लिखेंगे टेट्रा। और Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो। उसके बाद क्या दिया है, Fe दिया है, तो ये धनावेशित लिगेंड है और ये ऋणावेशित लिगेंड है। ऋणावेशित लिगेंड लिखने के बाद जब केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं तो उसमें 8 शब्द लगता है। जैसे Fe है, Fe को हम लोग फेरस बोलते हैं, लेकिन ऋणावेशित लिगेंड होने के कारण क्या होगा, इसमें फेरस ना लिख के इसको हम लोग फेरेट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, कितना आएगा, आएगा यहाँ पे सीजियम फ्रांसियम 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ लिखेंगे थर्ड। आयन लिखने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया गया है K3, इसका नाम होता है पोटेशियम, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। ऋणावेशित लिगेंड का नाम लिख लेते हैं, C2O4 को ऑक्जिलेट बोलते हैं। तो 3 आगे लिखा है इसका होल थ्राइज, तो 3 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्राई,
और यहाँ हो जाएगा ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ये हो गया। उसके बाद CO है, ये ऋण आवेशित लिगेंड है, तो यहाँ लिखा जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। और इसके बाद जो है इसका भी जो है ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड। इस तरीके से जो है उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण समाप्त होता है।